फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके पसंदीदा सीरीज महागठबंधन में। मेरा नाम है विकास औथाण और मेरे साथ है चंद्रा सर। और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और सर आपके साथ डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको पता है। एक वीडियो आपने देखा होगा आइसोमेरिज्म पे मेरा, ये दूसरा वीडियो आइसोमेरिज्म पे, ताकि ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके साथ मिल सके और मैक्सिमम इन्हीं क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नीट में दिखाई दे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है, अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करना है और अपने रैंक को इंप्रूव करना है हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट कायरल कंपाउंड? इनमें से कौन सा है जो कायरल कंपाउंड नहीं है? बेटे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से आप। यहाँ अगर आप देखते हो कंडीशन, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं और अगर 4 डिफरेंट ग्रुप होगा तो इसमें कायरल नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर कायरल नाइट्रोजन होगा तो ये कंपाउंड कायरल होगा। तो जरूरी नहीं है बेटा कि कायरल होने के लिए जो है वो एक कायरल कार्बन का प्रेजेंस होना। कायरल कार्बन ही केवल क्राइटेरिया नहीं है, कायरल नाइट्रोजन भी हो सकता है आपके पास। कायरल एटम होना चाहिए, मतलब एक ऐसा एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप कंटेन करता हो। तो यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप है कायरल नाइट्रोजन है। अगर किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ओनली 1 कायरल सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल ऑलवेज कायरल होगा। सो ये कायरल है। यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देखते हो कंडीशन बेटा, ये कायरल है 1 2 3 और एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे 4 ग्रुप। यहाँ पे अगर देखते हो आप तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है, 4 ग्रुप। तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है। अगर 2 कायरल सेंटर होगा तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए कंपाउंड के कायरल होने के लिए। बोल रहा हूँ कि मोर देन 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड देन नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इधर कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं दिख रहा है बच्चों, बोल रहा हूँ कंडीशन, अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कायरल होगा। आपको बोल रहा है कायरल कौन नहीं है, इसका मतलब ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब इधर देखो बेटा, नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखो R1 R2 R3 लिखा हुआ बेटा। ये यहाँ 3 डिफरेंट ग्रुप और एक लोन पेयर है, 4 ग्रुप है। ये भी जो है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? एक्चुअली बेटा यहाँ पे अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रैपिड, एक बार एम्स में क्वेश्चन रहा है बच्चों 2011, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन के अंदर क्या होता है बेटा, नेट रोटेशन 0 हो जाता है इसका। और नेट रोटेशन 0 अगर हो जाएगा बेटा तो ये भी कंपाउंड जो है वो कायरल नहीं होगा। बोलो क्लियर है? आपको बोल रहा हूँ कंडीशन, ये भी एक कायरल होगा। और अगर एक कायरल हुआ बच्चों यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल भी कायरल नहीं है। समझ रहे हो बात? अब इधर देखो बेटा, बोल रहा है कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है। तो एक तो कंपाउंड ये जो आपको दिख रहा था, ये क्या था, कायरल है, ठीक है ना। यहाँ अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कंडीशन, 2 दिख रहा है कायरल कार्बन। मैंने बोला अगर 1 से ज्यादा होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए कायरल होने के लिए। समझ रहे हो बात कंडीशन? ठीक है। यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे देखो बेटा, इधर अगर आप देखोगे कंडीशन, तो CH3 CHOH CH3 CHOH, एक कायरल कार्बन यहाँ दिख रहा है, एक कायरल कार्बन यहाँ दिख रहा है बेटा। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आपको। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन और 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा तो ये एक कायरल होगा। तो आपको बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो कायरल नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है कंडीशन? और दूसरा आपको आंसर यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा है रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन होने के वजह से इसका भी नेट रोटेशन 0, ये कायरल नहीं होगा, एक कायरल होगा। सो आंसर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, थर्ड और ये 4th ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट दिखेगा, लेकिन इसमें मोर देन 1 ऑप्शन आपको करेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझाना था बेटा। तो यहाँ पे ये और ये दोनों क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होंगे। बोलो क्लियर है? तो लेके चल रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बायोलॉजी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है, दैट इज ब्लड कोएगुलेशन। क्वेश्चन समझते हैं पहले, फिर उसमें हम इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है मार्क द सब्सटेंसेस पेयर अमंग द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। जैसे कभी भी किसी पर्सन में कोई कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होती है। अब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कोएगुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप इसमें देखते हैं, कई डिफरेंट टाइप के आपको सब्सटेंसेस दिखाई देंगे जो कोएगुलेशन में हेल्प करेंगे, लेकिन हम इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढेंगे। पहले देखो, अगर हम इसमें हिपैरिन को देखते हैं, यहाँ पे हिपैरिन इज अ एंटी कोएगुलेंट एजेंट। ये कैसा होता है? एंटी कोएगुलेंट। दैट मीन्स ये कोएगुलेशन को रोकता है।
तो अगर आप हिपैरिन को यहाँ से पहचान लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन तो ऐसे हैं जो ऑब्वियसली गलत बन जाते हैं। ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों में ही हिपैरिन ऑप्शन दिया है। तो ऑड वन आउट के रूल से आप इन दोनों को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन बी और सी। इसमें आप देखते हैं ऑक्जिलेट्स और सिट्रेट के बारे में। ऑक्जिलेट और सिट्रेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको ब्लड को क्लॉट करने से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। कब? इसको हम यूज़ तब करते हैं जब बेसिकली जो ब्लड स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम और प्लेटलेट फैक्टर्स का। ये हमारी बॉडी में बनते हैं जब कोएगुलेशन का टाइम आता है। कभी भी कट लगता है तो हमारी बॉडी में सबसे पहले प्लेटलेट फैक्टर्स बनते हैं और कैल्शियम आयंस इनको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसके हिसाब से आप देखते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसके हिसाब से बोलेंगे कैल्शियम और प्लेटलेट फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहा हूँ। द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज। इस कंपाउंड में कायरल सेंटर कितने प्रेजेंट होंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आप जरा देखने की कोशिश करो बच्चों। यहाँ से कायरल सेंटर मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। इस कार्बन पे अगर आप देखेंगे 1, 2 और 1 3 ग्रुप है, चौथा है ही नहीं। यहाँ भी देखेंगे तो 1, 2 और ग्रुप दिख रहा है, एक हाइड्रोजन, बाकी है ही नहीं। तो यहाँ अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 1 3 ग्रुप और एक यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 4 डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये कायरल कार्बन होगा। यहाँ देखोगे तो 1 2 3 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, 4 है कायरल कार्बन होगा। यहाँ भी देखेंगे तो 1 2 3 एक हाइड्रोजन है, 4 कायरल कार्बन होगा। यहाँ 2 ही दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन सेम है तो सेम होगा तो नहीं कहलाएगा ये। यहाँ भी हाइड्रोजन सेम है बेटा, 2 ग्रुप सेम होगा तो कायरल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ये सब हट गया। इसको चेक करते हैं। 1 2 3 और हाइड्रोजन 4 ग्रुप है, कायरल कार्बन है। सो 1 2 3 और 4 पोजीशन दिख रहा है कायरल, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो इसका आंसर डी होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत आसान क्वेश्चन और एक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो कायरल सेंटर ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल में एक ही हो सकता है, मोर देन 1 कायरल कार्बन भी हो सकता है, 3 4 5 इनफिनिट भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए दिमाग में रख लेना इस तरह से। कायरल कार्बन कैसे निकालना आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ आपको बायोलॉजी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे? आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड एज। रेड ब्लड सेल्स ई न्यूक्लिएटेड है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? 4 ऑप्शंस में हम इनको समझेंगे। पहला ऑप्शन है दे कैन कैरी मोर हीमोग्लोबिन। क्या वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन के लिए आरबीसीज को नहीं रखते हैं? दूसरा, न्यूक्लियस डज नॉट शो लीथल इफेक्ट। क्या न्यूक्लियस कोई लीथल इफेक्ट नहीं होता? न्यूक्लियस इज नॉट एसेंशियल फॉर आरबीसी, या फिर आरबीसीज डू नॉट डिवाइड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो मेनली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं, और इनमें ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो बेसिकली ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो आरबीसीज होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हीमोग्लोबिन के अमाउंट को ज़्यादा रखने के लिए सेल आरबीसीज को अपने अंदर स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। स्पेस को बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें उस समय आरबीसीज को ज़रूरत नहीं है, उनको आरबीसी अपने में से रिमूव कर देता है। जैसे कि न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए आप देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जनरली अपने में न्यूक्लियस कैरी नहीं करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे आरबीसीज के ऊपर जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो हम यहाँ से चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। लिख रहा है कंडीशन कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन इज। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा, हर एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। बोल रहा है इनमें से करेक्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा। बेटा आपको पता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन जब देखते हैं वो कायरल कार्बन के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे पहले कायरल कार्बन देखो आप, एक ग्रुप कायरल कार्बन दिख रहा है आपको यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों, देखना ध्यान से। ये कायरल कार्बन है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप और ये 4 ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप दिख रहा है। ये कायरल कार्बन है क्या? देखो जरा, 1 ग्रुप 2 ग्रुप और 1 3 ग्रुप 1 4 ग्रुप, ये भी कायरल है। ये कायरल नहीं हो सकता बेटा। आप सोच रहे होंगे सर कायरल क्यों नहीं हो सकता। बेसिकली बेटा इधर देखो ध्यान से, इसके लिए ये COOH OH और H, इधर भी COH H और OH, ये दोनों सेम ग्रुप है ऊपर नीचे का। इसका मतलब ये कार्बन जो है वो कायरल नहीं है, ये ए कायरल है। और एक कायरल कार्बन पे हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन नहीं करते, इसलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, देखना ध्यान से। मतलब हम लोग जो भी आरएस की बात कर रहे हैं वो यहाँ नहीं करेंगे, तो यहाँ करेंगे बेटा। इस कार्बन पे आ जाओ, 1 2 3 और 1 4 डिफरेंट ग्रुप, ये भी कायरल है, यहाँ भी करेंगे। अगर आप इसका नंबरिंग करते हो, मान लो यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, ये इस तरह का अगर आप नंबरिंग करते हो बेटा, तो आप जरा देखो इस कायरल कार्बन पे निकालने की कोशिश करो। कैसे निकालते हैं आरएस बेटा, देखना ध्यान से। इन पे पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करोगे तो एटॉमिक नंबर
देखो इसका ज़्यादा है तो 1 नंबर देंगे बेटा, फिर कार्बन को 2 नंबर देंगे, फिर ये पूरा ग्रुप जो कार्बन आ रहा है, क्योंकि इधर कार्बन और इधर हाइड्रोजन है तो कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी प्रायोरिटी देंगे, तो इसका नंबर 3 देंगे और इसका नंबर 4 देंगे। अब जरा मेरी बात सुनो बेटा, ये ऐसा कंडीशन बन रहा है 1 2 और ये 4 और 3 बन रहा है, ये कंडीशन बन रहा है बेटा। अब देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, हॉरिजेंटल लाइन पे। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पे होगा बेटा तो आप 1 to 2 चलना है। अगर 1 to 2 क्लॉकवाइज चलेंगे तो एस होगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर होगा। इसका मतलब 2 पे आर होने जा रहा है। अब 2 पे आर ये भी ऑप्शन है, ये भी और ये भी है, मतलब अगला भी आपको चेक करना है। ये तो पता चल गया कि 2 नंबर पे आर आ रहा है। अब जरा देखो बेटा ध्यान से, ये कायरल है नहीं, यहाँ तो लफड़ा है नहीं, इस पे आ जाओ। इस पे अगर आओगे तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले यहाँ से। यहाँ सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वो का है तो 1 नंबर हो गया बेटा, ये 2 नंबर हो गया और इसके बाद ये कार्बन है। आप सोच रहे हो सर ये भी तो कार्बन है, अरे बेटा कार्बन के बाद ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, ठीक है ना। और फिर से यहाँ भी ऑक्सीजन है सेकेंड आइटम, लेकिन यहाँ दोबारा ऑक्सीजन है और यहाँ दोबारा हाइड्रोजन है, तो हम ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा लेंगे। ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4, मतलब इस तरह का कंडीशन बनेगा। ये 1 4 और यहाँ पे आपके पास बनेगा 2 और यहाँ 3। अब फिर से वही सिचुएशन आ रहा है बेटा कि लोवेस्ट प्रायोरिटी जो 4th नंबर है लिस्ट प्रायोरिटी वाला, वो कहाँ दिख रहा है, हॉरिजेंटल पे। सर हॉरिजेंटल पे होगा और 1 to 2 अगर हम चलेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा तो क्या आएगा, बोल रहा हूँ कंडीशन। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कंडीशन क्या आएगा, एस, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कंडीशन क्या आएगा, आर। मतलब यहाँ भी 4 नंबर पे भी आर बनेगा, सो 4 आर होगा बेटा। सो आंसर होगा 2 आर और 4 आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ आर एस कन्फिग्रेशन एकदम क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम डाउट आपके जरूर क्लियर कर देंगे कि इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है ना। कहीं भी डाउट आ जाए तो आप तुरंत कमेंट करके बता दीजिएगा कि कहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है। और एकदम जोश खरोश के साथ लगे रहो एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग बायोलॉजी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट इन आवर बॉडी इज मेंटेन बाय। हार्ट बीट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमारी बॉडी में कौन मेंटेन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें तो 72 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट एक नॉर्मल हार्ट बीट है हमारी। अब इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, इसके लिए हमारे जो हार्ट है उसमें आप देखते हैं कुछ एक्साइटेबल टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो नर्व इम्पल्स को जनरेट भी करते हैं, उसको आगे ट्रांसफ़र भी करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट कंटिन्यूसली पंप करता है और हार्ट बीट करता रहता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी इनिशिएशन कहाँ से होता है, आप देखेंगे इसमें जो SA नोड है, SA नोड, SAN भी बोलते हैं जिसको, ये बेसिकली हमारे हार्ट में पेस मेकर कहलाता है। पेस मेकर कहने का ही रीज़न ये है क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में हार्ट बीट को बनाता रहता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 72 टाइम्स पर मिनट ही होती है, जो हमारे हार्ट बीट या पल्स के बराबर है। तो ऐसे नोट को इसीलिए पेसमेकर कह रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक फ्रीक्वेंसी के साथ पल्स जनरेट कर रहा है और हार्ट बीट जनरेट कर रहा है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों में आप देखते हैं कि जो पेसमेकर है वो कई बार ख़राब हो जाता है, तो इसको आर्टिफिशियली भी हार्ट में इम्प्लांट किया जाता है ताकि जो नॉर्मली फंक्शनिंग है हमारी हार्ट की वो सही ढंग से चलती रहे। तो अगर आपको पेसमेकर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताना है। बच्चों देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी कंफ्यूजन करा देगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन है बेटा तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है और आरएस कॉन्फ़िगरेशन कभी भी न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप मेंशन नहीं करते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज जो होता है बेटा वो फिशर प्रोजेक्शन में है। इसका मतलब सबसे चैलेंजिंग इस प्रॉब्लम में ये है कि पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो न्यूमैन में दिख रहा है ये कंडीशन, इसको आपको फिशर प्रोजेक्शन में लाना पड़ेगा। अब बात है कि फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लाएंगे सर, ये जरा समझो बेटा। ये आरएस ये जो दिख रहा है आपको न्यूमैन में, ये न्यूमैन का इक्लिप्स्ड फॉर्म है बेटा। तो अगर इक्लिप्स्ड फॉर्म हुआ तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, देखो जब भी बेटे आपको न्यूमैन को लाना है फिशर में, तो फिशर में हमेशा एक बनाते हैं क्या, वर्टिकल लाइन, और दो हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से खींचते हैं इसमें। अब इसमें क्या होगा कंडीशन जरा देखो, यहाँ से देखोगे तो ये आपको फ्रंट कार्बन दिखाई देगा बेटा और ये आपको बैक दिखाई देगा। तो फ्रंट कार्बन ये आप लिख दो यहाँ पे फ्रंट और ये बैक। कैसे करते हैं देखो, बहुत आसानी से इस ट्रिक से आपको ध्यान रहेगा।
ये फ्रंट और ये बैक। अब फ्रंट पे ये देखो टॉप पे दिख रहा है बेटा, तो उसके बगल वाला जो दिखेगा वो बॉटम पे है, मतलब ये अगर टॉप पे है तो हाइड्रोजन बॉटम पे है। अब फ्रंट पे देखो ये इधर लेफ्ट और ये राइट वाला है, फ्रंट पे ये लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट को लेफ्ट रख दो बेटा और राइट को यहाँ पे राइट रख दो। इक्लिप्स्ड फॉर्म में ध्यान रखना, क्योंकि स्टैगर्ड में बैक में उल्टा होता है, बैक में रिवर्स करते हैं, बट इक्लिप्स्ड में एकदम सेम रहता है। अब अगर आप यहाँ देखोगे बेटा बैक कार्बन पे लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिखना है, राइट को राइट में, तो लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप आरएस को डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन बेटा, यहाँ पे आओ, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 3 और ये कार्बन 4। सो बेटा देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी 4 कहाँ दिख रहा है, वर्टिकल पे। अब अगर आपको 1 to 2 जाना है तो ध्यान रहे 1 to 2 जाने के लिए आप सेकेंड लोवेस्ट प्रायोरिटी को क्रॉस करेंगे, सेकेंड लोवेस्ट को, थर्ड को क्रॉस नहीं करेंगे। जब भी करना है फोर्थ को करेंगे। अब इधर चल रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज होगा बेटा तो ये आर होगा। जब भी लोवेस्ट प्रायोरिटी आपका वर्टिकल लाइन पे हो, लोवेस्ट प्रायोरिटी 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे हो, और बिस्सा लिख रहा हूँ कंडीशन बेटा, ये वर्टिकल लाइन पे हो और 1 to 2 चलना है, तो बेटा लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे अगर होगा और वर्टिकल पे होगा और 1 से 2 जाना है बेटा, तो दो कंडीशन है, या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलोगे तो आर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एस आएगा। अब अगर ये ट्रिक ध्यान रखोगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ से देखो 1 to 2 चल रहे हैं, 1 to 2 कैसा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा आर। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे यहाँ नंबरिंग करो बेटा, यहाँ 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये कार्बन हो जाएगा, 4 नंबर ये होगा। यहाँ भी लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ दिख रहा है आपको, लोवेस्ट प्रायोरिटी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। लोवेस्ट प्रायोरिटी यहाँ भी दिख रहा है वर्टिकल पे। अब 1 to 2 चलना है, मैंने बोला 3 को क्रॉस नहीं करना, फोर्थ लिस्ट वाले को क्रॉस करना है। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होगा, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन आपका एस बनेगा। मतलब इसका आंसर जो होगा बेटा, एक आर हो रहा है तो एक एस हो रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए आपको जरूर कन्वर्जन आना चाहिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, और ये क्या आपको दिख रहा है कंडीशन, यहाँ पे जो दिख रहा है फिशर प्रोजेक्शन है। अगर आपको न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो 100% आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो बहुत आसान तरीका आपको बता दिया ट्रिक, बस वैसे ही समझना और अगले क्वेश्चन बायोलॉजी की सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में ईसीजी में टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार हम इसका वेव बनाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहले होते पी वेव, देन क्यू, आर, एस एंड टी। सबकी नेमिंग एक बार फिर से देख लेते हैं, पी वेव, क्यू, आर, एस कॉम्प्लेक्स और लास्ट में टी वेव है। यहाँ पे एक करके कंपोनेंट समझते हैं। जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और जो आपका टी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या फिर रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन डी में आप देखेंगे रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स जो यहाँ पे वेंट्रिकल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं, मीन्स उनका रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे ऑप्शन टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, दैट इज रीपोलराइजेशन। तो अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे तो आपको यहाँ पे हर वेव का मीनिंग समझ में आना चाहिए, हर वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, एक्साइटेड स्टेट की फॉर्म में पूछा गया था। तो अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया है तो चलते हैं हम यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो इनैंसियोमर, इनमें से कौन सा पेयर है जो कि इनैंसियोमर शो करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दो बेटा कि इनैंसियोमर में आपको क्या चेक करना है। इनैंसियोमर में अगर बोल रहा है पेयर में, मान लो आर कन्फिग्रेशन एक पेयर का दूसरे का एस हो जाए, या एस हो और दूसरे का आर हो जाए, मतलब अगर कन्फिग्रेशन रिवर्स हो जाए तो ये कंपाउंड्स ये दोनों कहलाएंगे, एक दूसरे के पेयर जो है वो इनैंसियोमर कहलाएंगे। अगर आप डायस्टीरियोमर की बात करोगे बेटा तो आर है तो हो सकता है कंडीशन यहाँ पे ये आर ही रह जाए, ठीक है ना। मतलब कन्फिग्रेशन अगर यहाँ पे सेम हो जाए बेटा, तो अगर कन्फिग्रेशन सेम होगा तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं होमोमर्स। क्या बोलेंगे, होमोमर्स। और अगर कन्फिग्रेशन सेम भी ना रहे और अपोजिट भी ना हो,
तो वो कहलाएगा डायस्टेरियोमर। अब आ जाओ चेक करते हैं जरा यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो 1 नंबर ये हुआ बेटा, 2 नंबर इसको नंबरिंग प्रायोरिटी आपको पता है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। आप सोचोगे सर कार्बन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बेटा उसके बाद ऑक्सीजन वाला देखना आपको, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, प्रायोरिटी ज़्यादा, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। अब 1 to 2 चलो, 4 नंबर कहाँ दिख रहा है, वर्टिकल पे 1 to 2 चल रहे हैं बेटा। कैसा चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये कन्फिग्रेशन R बनेगा। और यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से 1 to 2 चलेंगे बेटा, इधर लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे दिख रहा है, इधर। मतलब ये भी कैसा चल रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो S आएगा। इसका मतलब R था, R स्क्वायर का कन्फिग्रेशन S हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट कन्फिग्रेशन ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट कन्फिग्रेशन होगा तो इनैंसियोमर होगा। सो आपको पहला आंसर यहीं पे दिख गया कि ये इनैंसियोमर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा, एकदम बोला आया समझ में। तो इनैंसियोमर में अगर कन्फिग्रेशन जस्ट ऑपोजिट दिख जाए तुरंत टिक कर देना आंख बंद करके कि इनैंसियोमर है। और अगर होमोमर्स होगा तो कन्फिग्रेशन सेम, अगर इसका R होता तो इसका भी R, इसका S होता तो इसका भी S, और इन दोनों में अगर कोई नहीं है तो एकदम बेहिचक आप बोल देना कि कंडीशन डायस्टेरियोमर का है। लेकिन ध्यान रहे मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड के सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग कंपाउंडर हम बोल देंगे डायस्टेरियोमर, ये बात दिमाग में जरूर रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चल रहे हैं बायोलॉजी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, इफ वुमेन बिकम्स प्रेग्नेंट सेकेंड टाइम द फीटस इज इन डेंजर व्हेन। तो पहली बात देखेंगे, फीटस डेंजर के लिए कह रहे हैं तो कौन सी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, ये एक डिजीज कहलाती है जिसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए अगर एक मदर RH नेगेटिव है और वो अपना एक फीटस कैरी कर रही है जो RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी और फीटस में कोई भी हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। लेकिन इस टाइम पे एक डिफ़िकल्टी क्या बनेगी देखेंगे कि मदर में RH एंटीजन एब्सेंट है और बेबी में RH एंटीजन प्रेजेंट है। एब्सेंट है तभी तो नेगेटिव बोल रहे हैं और इसमें प्रेजेंट है तभी पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो होगा क्या, जब मदर और बच्चे का ब्लड आपस में कांटेक्ट में आएगा तो मदर इस RH एंटीजन के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप करेंगी, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए एंटीबॉडीज़ तो बन जाती हैं, लेकिन जब मदर सेकंड प्रेगनेंसी में आती है और जो बच्चा वो कैरी कर रही है अगर वो भी RH नेगेटिव वाला ही है तो होगा क्या, मदर के एंटीबॉडीज़ उस बच्चे के फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेंगे और इसकी वजह से जो बच्चा है, जो फीटस है, उसमें RBC की डेफिशिएंसी होने लगेगी और हो सकता है एनीमिक कंडीशन भी वहाँ पे डेवलप हो जाए। तो ये कंडीशन बच्चे के लिए काफ़ी फैटल होती है और ये कंडीशन कहलाती है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो ऑप्शंस के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मदर का ऑप्शन बनता है वो बनता है RH नेगेटिव और फीटस का बनता है RH पॉजिटिव, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते हैं बिल्कुल NCERT के लाइन्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि बहुत बढ़िया लगा होगा आज का सेशन, आप लोग को बहुत फायदा हुआ होगा, आप लोगों ने बिल्कुल नोट भी किया होगा अपने कॉपी में और इसका एडवांटेज आप नीट में उठाने जा रहे हो पूरा प्रॉपर, मुझे उम्मीद है आप लोग से। तो बच्चों इस सेशन को अगर आपने एंजॉय किया है तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा, लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको चाहिए उस लेक्चर का नाम, उस टॉपिक का नाम भी आप नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि अगला वीडियो हम आपके लिए उसका ला सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।